वो कलम से लिखा है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है। यहां से चले हैं एक नई मंजिल की ओर, यहां से चले हैं एक नई मंजिल की ओर, ये तो सिर्फ एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। मैं पुरुषोत्तम राय एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, आप ही का अपना परिवार अतुल्य एग्जाम गुरु पे। दोस्तों, मैं आपको आपके इस एग्जाम गुरु नामक जो एक मंच है, इस पर मैं आपको हरियाणा जीके करवाऊंगा। और हरियाणा जीके आपने बहुत से टीचरों से पढ़ी होगी, बहुत से एकेडमिक सेंटर पे पढ़ी होगी, आपने कई शिक्षण संस्थानों पे भी पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपसे आपको कुछ हटके करवाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वो छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको बता दी जाए, वे छोटी से छोटी जानकारी आपको दे दी जाए, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, सोल ट्रिक मैं आपको बहुत कम करवाऊंगा। मैं आपको सोल ट्रिक का बादशाह नहीं, मैं आपको सोल ट्रिक बनाने का बादशाह बना सकता हूं कि आप खुद बनाओगे कि सोल ट्रिक कैसे बनाई जाती है। ठीक है, सोल ट्रिक किस प्रकार, वो आप खुद तैयार करोगे सारी की सारी। तो मैं आज आपको हरियाणा जीके का पहले तो सिलेबस बता देता हूं कि किस प्रकार हम सिलेबस करेंगे। ठीक है, पहले कौन सा टॉपिक करेंगे, ठीक है, किस प्रकार हम चलेंगे, वो आपको मैं कंप्लीट करवा देता हूं। उसके बाद हम करेंगे कि पहले क्या टॉपिक होगा। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हिस्ट्री हम करेंगे लास्ट में। हरियाणा की जो हिस्ट्री है वो हम करेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जिक्र करेंगे कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ, हरियाणा कैसे बना। ठीक है, इसका हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा कौन सा, हरियाणा का गठन। कौन सा टॉपिक रहेगा सबसे पहले अपना, हरियाणा का गठन रहेगा। ठीक है, हरियाणा के गठन के बाद हम जो दूसरा टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे कि देश में हरियाणा का कौन सा स्थान है। ठीक है, देश में, ठीक है, हरियाणा का स्थान। ठीक है, या इससे पहले हम कर लेंगे एक टॉपिक और है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा में प्रथम। ठीक है, क्या हरियाणा में प्रथम, यानी हरियाणा में सबसे पहले, ठीक है, राज्यपाल कौन सा था, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन सा था, ठीक है, विधान स्पीकर कौन सा, यानी जो टॉपिक है ये सारा का सारा हम हरियाणा में प्रथम इसमें टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, देश में हरियाणा का कौन से क्षेत्र में कौन सा स्थान है। ठीक है, शिक्षा में कौन सा स्थान है, ठीक है, खनिज में कौन सा स्थान है। ठीक है, ये जो स्थान होंगे ये जिक्र करेंगे। ठीक है, नंबर 4 पे हम यहां से शुरू कर लेंगे हम हरियाणा की जियोग्राफी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हरियाणा की जियोग्राफी करेंगे। और हरियाणा की जियोग्राफी में हम पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, इसका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा की जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति के बाद हम जिक्र करेंगे इसमें हरियाणा के मैदानी भाग। हरियाणा के मैदानी भागों का इसमें जिक्र करेंगे। ठीक है, हरियाणा के मैदानी भाग के बाद हम जिक्र करेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियां। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियां। नदियां आ चुकी है, तो नदियों के बाद हम करेंगे हरियाणा के प्रमुख नाले। ठीक है, कि हरियाणा के प्रमुख नाले कौन से हैं उसका हम जिक्र करेंगे। ठीक है, नालों के बाद हम जिक्र करेंगे हरियाणा की प्रमुख झील। इसी के बाद हम करेंगे हरियाणा की प्रमुख झील। ठीक है, हरियाणा की प्रमुख झील के बाद हम उसके बाद हम करेंगे हरियाणा की मिट्टियां। ठीक है, इसके बाद हम जिक्र करेंगे हरियाणा की मिट्टियों का जिक्र करेंगे। ठीक है, हरियाणा की मिट्टी के बाद हम जिक्र करेंगे हरियाणा की जलवायु। ठीक है, हरियाणा की जलवायु के बाद हम जिक्र कर लेंगे इसी में हरियाणा की कृषि।
हरियाणा की कृषि के बाद हम इसी में ही अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा में पशुपालन या हरियाणा पशुपालन। ठीक है, हरियाणा पशुपालन के बाद इसी में अपना टॉपिक रहेगा हरियाणा की राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा की राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ इसी में हम करेंगे हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, हरियाणा के वन्य जीव के बाद इसके बाद हम जिक्र करेंगे हरियाणा में खनिज। इसके बाद हम टॉपिक उठाएंगे हरियाणा में खनिज। हरियाणा में खनिज के बाद हम इसके बाद हम करेंगे हरियाणा में हाईवे। ठीक है, हरियाणा में हाईवे जो प्रमुख हाईवे है, ठीक है, जो मुख्य हाईवे उनका हम जिक्र करेंगे। ठीक है, हाईवे में इसी के साथ साथ हम जिक्र कर लेंगे जैसे यातायात संसाधन। ठीक है, हरियाणा के यातायात संसाधन, और यातायात संसाधन में सबसे पहले हम करेंगे यातायात, और यातायात में हम करेंगे सबसे पहले जैसे बस। ठीक है, कौन सा टॉपिक उठाएंगे इसमें? बस। ठीक है, जैसे बस स्टैंड हो गए, ठीक है, इनका गठन कब हुआ, ठीक है, ये सारा का सारा जिक्र हम इसी में कर लेंगे। उसके बाद इसी में हम करेंगे जैसे बस के बाद ट्रेन। ठीक है, ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद एयर हो जाएगी, हवाई जहाज। ठीक है, सीधा ही लिख रहा हूं मैं AIR। ठीक है, अपना एयर हो जाएगा, इसी के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम उठाएंगे जैसे हरियाणा में विद्युत परियोजना। हरियाणा में विद्युत परियोजना। हरियाणा में विद्युत परियोजना के बाद हम उसके बाद कौन सा टॉपिक रहता है भाई? ठीक है, वैसे शिक्षा भी रहती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के बाद हम उसके बाद उठा लेंगे हरियाणा जिलेवार परिचय। ठीक है, जिलेवार परिचय उठा लेंगे। ठीक है, हरियाणा जिलेवार परिचय में जब हम करेंगे ना ये जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, जो ये अपना हरियाणा जिलेवार परिचय है, ये करने के बाद इसी में जिलेवार परिचय में ही अब मैं ना आपको सारी की सारी डिटेल्ड करवा दूंगा। ठीक है, ये नहीं कि भाई अब जैसे मान के चलिए हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति है, ठीक है, तो वो जिलेवार परिचय में करवा दूंगा। जैसे मान के चलिए हरियाणा का कोई जिला उठा रखा है, जैसे हिसार का जिला, हिसार जिला उठा रखा है, तो उसी हिसार जिले में आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लगभग एक जिला अपना 2-3 दिन में जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, मुझसे इतना जल्दी नहीं होता। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि शॉर्ट ट्रिक में आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल मेथड आपको करवाऊंगा और एक एक चीज आपको करवा दूंगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर भी उसी में करवा दी जाएगी आपको। जैसे हरियाणा का जिला है तो उसी हरियाणा के जिले में उस जिले से संबंधित जो करंट अफेयर है वो उसी में करवा दी जाएगी, जिलेवार परिचय में। ठीक है, मंदिर मस्जिद, ठीक है, वो भी जिलेवार परिचय में करवा दी जाएगी। ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा, वो भी, खेल स्टेडियम, वो भी इसी में। ठीक है, उसके बाद जो 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे वो भी इसी में। ठीक है, RTO कोड वो भी इसी में। ठीक है, मस्जिद होगी वो भी इसी में। सारी की सारी जिलेवार परिचय में ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो कोई टॉपिक रहता है वो हम करेंगे आगे। ठीक है, तो ये रहेगा अपना सारा का सारा सिलेबस। ठीक है, इस प्रकार हम करेंगे। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले हम हरियाणा का गठन करेंगे। हरियाणा के गठन के बाद हम टॉपिक उठाएंगे 3 नंबर कि हरियाणा में देश में, ठीक है, माफी चाहता हूं, हरियाणा में प्रथम, ठीक है, कि हरियाणा में पहले क्या, ठीक है, सबसे पहले क्या चीज बनी थी, सबसे पहले ये इनका जिक्र करेंगे। उसके बाद हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, ठीक है, किस क्षेत्र में कौन सा स्थान है जिसमें, ठीक है, जिस प्रकार हरियाणा में, माफी चाहता हूं, देश में हरियाणा का स्थान, ठीक है, इनका जिक्र करेंगे। उसके बाद हम करेंगे हरियाणा की जियोग्राफी। हरियाणा की जियोग्राफी में सबसे पहले भौगोलिक स्थिति और उसी दिन कर लेंगे हम हरियाणा का मैदानी भाग। उसके बाद हम करेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियां। नदियों के बाद हम जिक्र करेंगे हरियाणा के नाले। नाले के बाद जैसे प्रमुख झील होगी, ठीक है, तालाब वगैरह वगैरह वो इसी में कर लेंगे, झील के साथ ही कर लेंगे अपन। उसके बाद हरियाणा की मिट्टियां, उसके बाद जलवायु, हरियाणा की कृषि और पशुपालन। पशुपालन के साथ ही हम कर लेंगे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पशुपालन के साथ ही हम क्या कर लेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, और राष्ट्रीय उद्यान में कर लेंगे हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य, उसी में कर लेंगे अपन।
उसके बाद हरियाणा में खनिज, ठीक है, खनिज पदार्थ में, ठीक है, ये सारे के सारे इसी में कर लेंगे। हरियाणा के हाईवे और यातायात, ठीक है, यातायात में जैसे बस, ट्रेन और एयर। उसके बाद हरियाणा में विद्युत परियोजना और जिलेवार परिचय। वैसे विद्युत परियोजना हो सकता है मैं नदियों के साथ ही करवा दूं आपको, ठीक है, नदियों के साथ ही करवा दूंगा, ठीक है, वो तो आगे जैसे चलते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे मूड बनता रहेगा वैसे वैसे आपको, लेकिन आपको करवाऊंगा डिटेल्ड में, HCS लेवल लेके मैं चलूंगा, ठीक है, नॉर्मल लेवल में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा इसको मैं साफ कर रहा हूं। चलिए आगे, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा गठन, ठीक है, हरियाणा का गठन किस प्रकार हुआ, ठीक है, क्या क्या कहानियां घटी गई थी उसमें, ठीक है, वो सारा का सारा मैं इसी में करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, हरियाणा का गठन, ठीक है, हरियाणा का गठन किस प्रकार हुआ तो उसका हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि हरियाणा किस राज्य से निकलकर बना है। तो ये तो सबको पता है, पंजाब राज्य से निकलकर बना है। उसके बाद पता होना चाहिए कि उससे पहले ये किसका हिस्सा था, उससे पहले सबको पता ये यूपी का हिस्सा था। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ये उससे पहले किसका हिस्सा था, ठीक है, क्या वजह थी, क्या कहानी हुई थी, ठीक है, क्या क्या स्टोरियां बनी थी हरियाणा के गठन के समय, उसका मैं जिक्र करूंगा। बात है दोस्तों 30 दिसंबर 1803 की। 30 दिसंबर 1803 को, 30 दिसंबर 1803 को हुआ क्या था, इससे पहले सितंबर के महीने में, 11 सितंबर 1803 को एक युद्ध हुआ था मराठों के साथ, अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में मराठे हार चुके थे। उस युद्ध में मराठे हार जाने के बाद जो मराठों की जो रियासत थी ना, जो मराठों की अधीन जो क्षेत्र था, वो सारा का सारा अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होने शुरू हो चुका था। शुरू हो क्या चुका था, जैसे मराठों के साथ संधि कर रहे थे और वही क्षेत्र उनका हो जाता, संधि करते वही क्षेत्र उन्हीं का हो जाता, ठीक है। आपको ध्यान हो तो एक, अगर आपने पढ़ा हो तो एक आई थी, सहायक संधि आई थी, लॉर्ड वेलेस्ली जिसको लेकर आए थे। उस सहायक संधि के तहत हुआ क्या था कि उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि इन शर्तों को आप फॉलो कीजिए, ठीक है, और आप इस सहायक संधि को फॉलो कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। उसी प्रकार की एक संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को मराठों के साथ, क्योंकि मराठे 1803 में, सितंबर 1803 में हार चुके थे, ठीक है। और जो 30 दिसंबर 1803 को जो ये संधि हुई थी ना, यही संधि इतिहास में किस नाम से जानी जाती है, सुरजी अंजन गांव की संधि के नाम से जानी जाती है। कौन सी, सुरजी अंजन गांव की संधि, ठीक है, कौन सी, सुरजींजन गांव की संधि। अब पता होना चाहिए कि सुरजींजन गांव है कहां पे, ठीक है। ये जो सुरजींजन गांव है ना दोस्तों, ये अलवर रियासत में है। कहां पे, ये अलवर, और अलवर कहां पे है, राजस्थान। कहां पे है, राजस्थान में है, ठीक है, कहां पे है, राजस्थान में। अब अलवर रियासत का ये हिस्सा हुआ करता था, और सुरजींजन यानी इस अलवर रियासत का जो शासक था उस समय, ठीक है, मराठा में जो था वो था कौन, दौलता राव सिंधिया। कौन था, दौलता राव सिंधिया था। दौलता राव सिंधिया को के साथ अंग्रेजों ने 1803 में एक संधि की थी, यही संधि कहलाती है सुरजींजन गांव की संधि। और इस सुरजींजन गांव की संधि के तहत हुआ क्या कि जो अपना हरियाणा ना, उन पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, ठीक है। अपने हरियाणा पर किसका अधिकार हो चुका था, अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। और इस सुरजींजन गांव की संधि में दौलता राव सिंधिया के समक्ष किस अंग्रेज अधिकारी ने हस्ताक्षर किए थे, तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है जनरल नेक। क्या नाम है उसका, जनरल नेक, ठीक है। दौलता राव सिंधिया के समक्ष किस अंग्रेज अधिकारी ने हस्ताक्षर किए थे सुरजींजन गांव की संधि में, तो जनरल नेक। कई किताबें जनरल लेक भी दिखा रही है भाई, ठीक है, जनरल लेक, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। जैसे आप इतिहास पढ़ोगे हरियाणा का इतिहास, अजाज अहमद का,
या फिर केसी यादव के द्वारा लिखा हुआ जो पढ़ोगे तो उसमें जनरल नेक दिखाया हुआ है, कई किताबें जनरल नेक दिखा रही है। ठीक है, तो ये संधि हो चुकी थी। अब इस संधि के तहत हुआ क्या, सुरजंजन गांव की संधि के तहत ये सारा का सारा जो अलवर रियासत का हिस्सा था ना वो अंग्रेजों का हो चुका था। और उस समय जो हम हरियाणा जो अपना है वो अलवर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो कहने का अभिप्राय, किस संधि के तहत हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो किस संधि के तहत हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो सुरजंजन गांव की संधि के तहत। आपसे यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो कब हुआ? सन 1803 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1803 में हुआ था। और पूर्ण रूप से हरियाणा पर, माफी चाहता हूं, पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, जब अंग्रेजों का अधिकार 1803 में, कब? 1803 में जब अंग्रेजों का अधिकार हरियाणा पर हुआ था तो उस समय हरियाणा में अकाल पड़ा हुआ था। भाई क्या पड़ा हुआ था? अकाल पड़ा हुआ था। और यही अकाल इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? सठिया अकाल के नाम से जाना जाता है। किस अकाल से? सठिया अकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ये सठिया अकाल के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नबिया अकाल के बारे में तो बहुत बार पूछा गया है, एक दो बार सठिया अकाल के बारे में भी पूछा गया है कि होता, माफी चाहता हूं, ये सठिया अकाल हरियाणा में कब पड़ा था? तो सठिया अकाल हरियाणा में 1803 में पड़ा था। जबकि अब इसके ऑप्शन सुन लीजिए, आपको ऑप्शन में मिलेगा 1803, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में मिलेगा 1805 से कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है, 1960 या मिलेगा 1860, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। कहने का मतलब ये 260 आपको ऑप्शन में जरूर मिलेंगे। और बच्चे यहीं कंफ्यूज होंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि सठिया और 60 दोनों मैच करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा निशान क्या करेंगे? या तो 1960 पे लगेगा और या कब किस पे लगेगा? 1860 पे लगेगा। लेकिन सठिया अकाल है वो 1803 में पड़ा था। भाई कब पड़ा था? सन 1803 में। अब इसको सठिया अकाल क्यों नाम दिया गया है इसके बारे में सुन लीजिए आप। 1803 में जब ये अकाल पड़ा था, ठीक है, आपको पता होगा जो अपना विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए अब सन 2000 क्या चल रहा है? 21 चल रहा है, तो इसमें 57 ऐड करेंगे, ठीक है, तब अपना जाके जो आंसर आएगा वही आएगा क्या? 2078। ये है 2078 विक्रम संवत चल रहा है अभी। ठीक है, तो क्या चल रहा है? 2078 विक्रम संवत चल रहा है। तो 1803 में जब हम 57 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1860, और इसी 60 से इसका नाम रख दिया गया सठिया। क्या रख दिया गया इसका नाम? सठिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सठिया अकाल कब पड़ा था? तो सठिया अकाल कब पड़ा था? 1803 में पड़ा था। उसके बाद 1803 में अकाल पड़ा था, 1807 में अकाल पड़ा था, 1807 के बाद अकाल पड़ा था सन 1812 में अकाल पड़ा था। ठीक है, उसके बाद अकाल पड़ा था सन 1817 में अकाल पड़ा था। ठीक है, ये इस प्रकार अकाल पड़े थे। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 1807 का नहीं, जितना 1812 और 1817 की मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1812 के अकाल को किस नाम से जाना जाता है? उनहत्तरा अकाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उनहत्तरा अकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनहत्तरा अकाल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उनहत्तरा अकाल हरियाणा में कब पड़ा था? तो कब पड़ा था? 1812 में, क्योंकि 1812 में जैसे आप 57 या ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो वो बन जाएगा 1869, और इसी के लिए इसको नाम रख दिया गया उनहत्तरा अकाल। आपसे पूछा जा सकता है कि 74 अकाल कब पड़ा था? तो 74 अकाल कब पड़ा था? तो सन 1817 में पड़ा था। ठीक है, कौन सा? 74 अकाल। ठीक है, तो पूछ लिया जाए 74 अकाल कब पड़ा था? तो सन 1817 में पड़ा था। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए 69 अकाल कब पड़ा था? तो कब पड़ा था? 1812 में। सठिया अकाल कब पड़ा था? तो कब पड़ा था? 1803 में। और 1803 में हुई थी कौन सी संधि? सुरजंजन गांव की संधि। और ये सुरजंजन गांव अलवर रियासत का हिस्सा था, और अपना जो हरियाणा वो भी अलवर रियासत का यानी राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था। और राजस्थान की हिस्सा, ठीक है, अंग्रेजों के अधीन ये कब हुआ था? 1803 में हुआ था। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं 1809 का। ठीक है, 1809 का। 1809 में क्या था?
उस समय की बात बताऊं मैं, अपना जो हरियाणा था दो भागों में बंटा हुआ था, एक पूर्वी भाग था, एक पश्चिमी भाग था। ठीक है, जो 1803 में अंग्रेजों के अधीन हुआ था ना, ये हरियाणा कौन सा था? ये पूर्वी हरियाणा था। कौन सा हरियाणा था? पूर्वी हरियाणा था ये। ठीक है, कौन सा हरियाणा था? पूर्वी हरियाणा। 1809 में क्या था? उस समय जो हरियाणा का जो पश्चिमी हिस्सा था ना, जिसको आज हम कंप्लीट हरियाणा बोलते हैं, इसका पश्चिमी जो हिस्सा था वो पंजाब में था भाई। कहां पे था ये? पंजाब में था। और उस समय पंजाब के राजा हुआ करते थे कौन? राजा रणजीत सिंह। ठीक है, कौन हुआ करते थे? राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे। तो राजा रणजीत सिंह ने क्या काम किया? 1809 में अंग्रेजों के साथ एक संधि हुई थी, और यही संधि इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? अमृतसर की संधि के नाम से जानी जाती है। अमृतसर की संधि के नाम से जानी जाती है। और यह संधि कब हुई थी? सन 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में। ठीक है, 1809 में अमृतसर की संधि के तहत जो पश्चिमी हरियाणा था वो पूरा का यानी पश्चिमी हरियाणा किसके अधीन हो चुका था? अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। इस अमृतसर की संधि में क्या हुआ था? राजा रणजीत सिंह की सीमा निर्धारित कर दी गई थी, और सीमा जो निर्धारित की थी ना, वो की थी सतलुज नदी। कौन सी? सतलुज नदी। सतलुज जैसे मान के चलिए सतलुज नदी है, ठीक है, इससे ऊपर का हिस्सा किसका था? राजा रणजीत सिंह का था, और नीचे का जो हिस्सा था वो किसका था? अंग्रेजों का था। किसका था? अंग्रेजों का था। और नीचे के हिस्से में ही तो क्या है? हरियाणा है। ठीक है, क्या है? हरियाणा। आगे का जिक्र बताऊंगा जब 1818 के अंदर जब कुछ एक विद्रोह होंगे, उस विद्रोह में एक सैनिक था। ठीक है, सैनिक लगा लीजिए, राजा लगा लीजिए। ठीक है, वो भागकर कहां चला जाता है? सतलुज क्रॉस कर जाता है, राजा रणजीत सिंह की रियासत में चला जाता है, जिसका नाम अजीत सिंह है। ठीक है, ये स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाद में वो राजा रणजीत सिंह अजीत सिंह को पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर देता है। वो इसी संधि के तहत अंग्रेजों को हवाले करता है। वो इस संधि में राजा रणजीत सिंह के खिलाफ यानी समक्ष हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इस संधि में जो राजा रणजीत सिंह था ना, अमृतसर की संधि में एक तरफ थे हस्ताक्षर करने वाले राजा रणजीत सिंह, और दूसरे थे कौन? दूसरी तरफ कौन थे? लॉर्ड मैटकॉफ। ठीक है, लॉर्ड मैटकॉफ। ठीक है, लॉर्ड मैटकॉफ ने किए थे हस्ताक्षर किस पर? अमृतसर की संधि पर। अमृतसर की संधि होने के बाद पूर्वी हरियाणा तो हो ही चुका था इनके अधीन, और 1809 में और क्या हो चुका था? अमृतसर की संधि के तहत पश्चिमी हरियाणा भी क्या हो चुका था? अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। किसके अधीन हो चुका था? अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। और यहीं से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हरियाणा कब हुआ था? तो कब हुआ था? सन 1809 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1809 में। कुछ किताबें 9-10 दिखाती, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, 1809-10, लेकिन वास्तविकता यही है 1809 में क्या हो चुका था? अमृतसर की संधि के तहत हरियाणा किसका? अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। किसके अधीन हो चुका था? अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। और उसमें हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? लॉर्ड मैटकॉफ। और सुरजंजन गांव की संधि में किसने किए थे? जनरल नैक ने। किसने किए थे? जनरल नैक बोल दीजिए, लैक बोल दीजिए, एक ही नाम है। ठीक है, इसने हस्ताक्षर किए थे। धीरे 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 समय बीतता गया, और एक समय आया सन 1833 का। किसका आया था? सन 1833 का। 1833 में एक अधिनियम आया था जिसको बोला जाता है राजलेख अधिनियम। ठीक है, क्या बोला जाता है? राजलेख अधिनियम, चार्टर एक्ट। ठीक है, इस राजलेख अधिनियम में क्या हो चुका था? इस राजलेख अधिनियम में बोल दिया गया था कि जो बड़ी रियासतें हैं वो यहाँ के जो गवर्नर जनरल है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं? डिवाइडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1833 के राजलेख अधिनियम के तहत क्या हुआ था? जो अलवर रियासत थी ना वो काफी बड़ी थी, और इसका कुछ हिस्सा किस में मिला दिया गया था? यूपी में मिला दिया गया था। कहां पे मिला दिया गया था? यूपी में मिला दिया गया था। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं, इसी अधिनियम राजलेख अधिनियम के तहत जो हरियाणा है, हरियाणा किसका हिस्सा बन चुका था? हरियाणा यूपी का हिस्सा बन चुका था। किसका हिस्सा बन चुका था? यूपी का हिस्सा बन चुका था। यूपी का हिस्सा बना। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा यूपी का हिस्सा कब बना? तो कब बना? 1833 के राजलेख अधिनियम के तहत बना था। किसके? 1833 के राजलेख अधिनियम के तहत।
ठीक है, काफी और बातें हैं लेकिन इतना डीपली हमें एक बार नहीं चलना, ठीक है। आगे हम जिक्र करेंगे इसके बारे में, काफी और जिक्र करेंगे धीरे 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 धीरे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे का जिक्र करूंगा, ठीक है। और 1833 में जिस समय यूपी में मिला दिया गया था, उस समय भी हरियाणा में अकाल पड़ा हुआ था। क्या था उस समय? हरियाणा में अकाल पड़ा हुआ था। और यही अकाल इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि नबिया अकाल हरियाणा में कब पड़ा था। तो हरियाणा में जो नबिया अकाल था वो कब पड़ा था? वो कब पड़ा था? 1833 में पड़ा था। कब पड़ा था? सन 1833 में पड़ा था, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 समय बीतता गया, ठीक है। एक समय आया सन 1857 का, ठीक है। कौन सा? सन 1857 का समय आया। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें ना जो एग्जाम में पूछी जाती है, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। वैसे इसके बीच की बहुत सी कहानियां हैं, ठीक है, वो आपको करने की वैसे कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जितना डीपली मैं आपको करवा रहा हूं आप सफिशिएंट है, आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। 1857 में आपको पता ही है कि 1857 में एक क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1857 की क्रांति, जिसका नाम जाना जाता है 1857 की क्रांति। इस क्रांति में क्या था कि जो छोटी छोटी रियासतें थी ना, वो अंग्रेजी सरकार से नाराज हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? अंग्रेजी सरकार से नाराज हो चुकी थी। और इस नाराज होने का कारण भी सुन लीजिए एक बार क्या था। थोड़ा सा मैं इस क्रांति के बारे में भी जिक्र कर लेता हूं, ठीक है, ताकि एग्जाम में पूछी जाए। और इससे संबंधित एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति का चिन्ह पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या है। तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह है वो है कमल व चपाती। अगर कमल व चपाती, चपाती की जगह कई बार रोटी दिया होता है। क्या दिया होता है? रोटी दिया हुआ है होता है। एक ही बात है, कमल व रोटी बोल दीजिए या कमल व चपाती बोल दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने। किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। उसके बाद अब सुन लीजिए कारण क्या थे 1857 की क्रांति के। सबसे पहले सैनिक विद्रोह थे भाई। इसका कारण क्या था? सैनिक विद्रोह, ठीक है। आपको पता हो तो दो विद्रोह हुए थे दोस्तों, सैनिक काफी बड़े विद्रोह हुए थे। एक तो विद्रोह हुआ था वेलूर का विद्रोह, ठीक है। एक हुआ था, पहले हुआ था बैरकपुर में। कहां पे हुआ था? बैरकपुर में हुआ था। और दूसरा विद्रोह कहां पे हुआ था? वेलूर में हुआ था। स्टार्ट है, चलिए आगे। इसके बाद 1833 में जब राजलेख अधिनियम आया, 1833 का राजलेख अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत जो हरियाणा अलवर रियासत का जो हिस्सा हुआ करता था, उस रियासत पर यूपी का हिस्सा हुआ करता था। उस रियासत को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। अब हुआ क्या था कि जब 1833 में अंग्रेजों का हरियाणा पर जब अधिकार हुआ था, उस समय भी हरियाणा में अकाल पड़ा हुआ था। क्या था? अकाल पड़ा हुआ था। और यही अकाल इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में नबिया अकाल कब पड़ा था। तो हरियाणा में नबिया अकाल कब पड़ा था? सन 1833 में। कब पड़ा था? सन 1833 में पड़ा था, ठीक है। और इसको नबिया अकाल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं जिक्र कर चुका हूं। क्योंकि 1833 में जैसे ही अपना विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है, उसको जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1890। और 1890 होने की वजह से इसे किसका नाम से जाना जाता है? नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे। धीरे 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 समय बीतता गया और एक समय आया सन 1857 का, ठीक है। क्या आया था? एक समय 1857 का समय आया था। और 1857 में ही भारत में क्या हुई थी? एक बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। क्या हुई थी?
क्रांति हुई थी और यही क्रांति 1857 की क्रांति के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हरियाणा में किसने कहां से नेतृत्व किया था, किसने कहां से नेतृत्व किया था। ठीक है, उसका जिक्र हम जब हरियाणा की हिस्ट्री करेंगे उसमें जिक्र करेंगे। इसमें तो कुछ एक बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, मैं उन्हीं का जिक्र करता हूं। ठीक है, जो स्टेट लेवल पे पूछी जाती है। उसके सबसे पहला कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। क्या 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल व चपाती। क्या थी? कमल व चपाती। कई जगह चपाती की जगह रोटी दिया होता है। क्या दिया होता है? रोटी दिया हुआ है। तो एक ही बात है, कमल व रोटी बोल दीजिए या कमल व चपाती बोल दीजिए। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? कौन नेतृत्वकर्ता? तो नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह सेकंड था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसके बाद 1857 की क्रांति के कारण उनके थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूं। ठीक है, ज्यादा डीपली न जाते हुए 1857 की क्रांति का कारण सबसे पहले था सैनिक विद्रोह। क्या थे? सैनिक विद्रोह था। ठीक है, सैनिक विद्रोह दो हुए थे भाई दोस्तों 1857 की क्रांति में। ठीक है, सबसे पहला जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो हुआ था बैरकपुर। कौन सा हुआ था? बैरकपुर। ठीक है, और दूसरा कौन सा हुआ था? ठीक है, दूसरा हुआ था वेलूर। ठीक है, कौन सा हुआ था? वेलूर। ठीक है, वेलूर का जो सैनिक विद्रोह हुआ था और एक बैरकपुर का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, इसमें क्या था? ठीक है, ये सन 1824-26 के मध्य एक आंगल वर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, उस आंगल वर्मा युद्ध में क्या था कि जो बैरकपुर के जो सैनिक थे उनको रंगून भेजने की बात चल रही थी। ठीक है, यानी रंगून किस समंदर पार जाना था, और समंदर पार भारत के लोग जाना क्या मानते थे? उसे अधर्म मानते थे। क्या मानते थे? उसे अधर्म मानते थे। ठीक है, तो इसलिए इस विद्रोह में क्या हुए थे? सैनिक क्या हो चुके थे? भड़क चुके थे। ठीक है, और लगभग बताया जाता है कि 300 तो भारतीय सैनिक मारे गए थे और प्लस 146 क्या मारे गए थे? अंग्रेजी सेना मारी गई थी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह विद्रोह हुआ था। वेल्लूर के विद्रोह में क्या हुआ था कि इनको सैनिकों को क्या था? इन जो सैनिक थे इनको पगड़ी पहनने से क्या कर दिया गया था? मना कर दिया गया था। क्या? पगड़ी पहनने से मना कर दिया गया था और साथ में तिलक लगाने से मना कर दिया गया था। साथ में तिलक लगाने से मना कर दिया गया था। जब इन दोनों से मना किया गया तो भारतीय सैनिकों ने सोचा कि ये तो हमारे धर्म पर प्रहार हो रहा है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से हो। सैनिकों ने ये भी तो सोचा था ना कि ये तो क्या है? इनकी ड्रेस है भी, जो ये पगड़ी बंद करवा रहे हैं अलग अपनी टोपी देंगे। ठीक है, तिलक ना लगाना, ठीक है, ये इनकी हो सकता है ड्रेस है। लेकिन सैनिकों ने ये भी सोचा कि ये चाहे ड्रेस हो या ना हो लेकिन हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, यानी तिलक और पगड़ी को हम कदापि नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ था? वेल्लूर में भी सैनिक विद्रोह हुआ था। एक ये विद्रोह। दूसरा था मराठे नाराज थे। क्या थे? इनसे मराठे नाराज थे। इसका कारण भी देख लीजिए, मराठे नाराज क्यों थे? 1817-18 के अंदर एक युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। उस आंग्ल मराठा में क्या था कि जो मराठे थे ना वो अंग्रेजों से हार चुके थे। हारने के बाद पेशवा का जो पद था ना वो क्या कर दिया था? एक प्रकार से समाप्त कर दिया था और पेशवा को एक बिठूर की रियासत देकर और वहां का क्या बना दिया गया था? राजा घोषित कर दिया, भाई आप इसको संभालिए, वो नेतृत्व करेंगे। ठीक है, पेशवा के मर जाने के बाद क्या हुआ? बाजीराव था, पेशवा मारा गया, वो मर चुका था। मरने के बाद अगला जो पेशवा बना था ना उनकी पेंशन बंद कर दी थी। पेंशन बंद हो जाने के बाद क्या हुआ था? पेंशन बंद करने के बाद जब वो इंग्लैंड पहुंचे पेंशन बंधवाने के लिए, तो इंग्लैंड सरकार ने जवाब दिया कि हम पेंशन पेशवा को नहीं देते थे, हम बाजीराव को देते थे। बाजीराव है नहीं तो पेंशन है नहीं। तो इसीलिए मराठी क्या हो चुके थे? इनसे नाराज हो चुके थे। उसके साथ मुगल भी नाराज हो चुके थे। ठीक है, मुगल नाराज का कारण क्या था ये और सुन लीजिए। मुगल नाराज का कारण क्या था? मुगल रहते थे पहले दिल्ली के लाल किले में और मुगलों को यह बात बोल दी गई कि आप लाल किला क्या कर दीजिए? खाली कर दीजिए। ठीक है, यहां से आप कुतुब मीनार के पास अपना कोई मकान झोपड़ी बना लीजिए, वहीं रहिए। ठीक है, जब ये बात मुगलों को बोली गई, मुगलों को लाल किले से निकाला गया, तो इसी वजह से मुगल क्या हो चुके थे? इनसे नाराज हो चुके थे। ठीक है, एक 1857 की क्रांति का यह भी कारण था। एक और कारण था जो थी देसी रियासतें नाराज। क्या थी? देसी रियासतें नाराज। ठीक है, देसी रियासतें नाराज का कारण क्या था ये और सुन लीजिए। उस समय लगभग छोटी बड़ी काफी रियासतें हुआ करती थी, 15,000 प्लस रियासतें हुआ करती थी।
तो इन्होंने, अंग्रेजों ने एक सर्वे किया कि जिस रियासत पर कुशासन का आरोप लगा देंगे वहां की जनता, तो उसे क्या कर लेंगे, हम अपने अधीन कर लेंगे। ठीक है, तो लगभग छोटी छोटी जो 10,000 रियासतें थी उनको कुशासन का धक्के से आरोप लगा के उनको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और इसीलिए जो देशी रियासतें थी वो क्या हो चुकी थी, नाराज थी। एक थी गोद निषेध नीति। ठीक है, कौन सी थी, गोद निषेध नीति। ठीक है, गोद निषेध नीति में क्या था कि कोई भी राजा अगर उसके पुत्र नहीं है ना, ठीक है, तो वो दत्तक गोद नहीं ले सकता, यानी क्या, पुत्र गोद नहीं ले सकता, दत्तक पुत्र जिसको बोला जाता है वो गोद नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसी के तहत जो झांसी थी वो भी क्या कर रहे थे, अंग्रेज अपने अधीन कर रहे थे। ठीक है, तो ये थी छोटी छोटी बातें। अब एक क्वेश्चन और सुन लीजिए जो सीजीएल लेवल का मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो बच्चे कर रहे हो तैयारी उनकी बताऊं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में महलपरी ने, किसका, महलपरी ने कहां का नेतृत्व किया था। तो महलपरी ने कहां का नेतृत्व किया था दोस्तों, महलपरी बोला जाता है किसको, किसे बोला जाता है, झांसी की रानी मणिकर्णिका को। किसे कहा जाता है, मणिकर्णिका को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महलपरी ने कहां का नेतृत्व किया था, झांसी का नेतृत्व किया था। महकपरी कहा जाता है किसे, बेगम हजरत महल को। तो महकपरी ने कहां का नेतृत्व किया था, अवध का नेतृत्व किया था। अब हुआ क्या, इससे संबंधित हरियाणा में एग्जाम किस प्रकार पूछे जाते हैं वो सुन लीजिए। जब 1857 की क्रांति की जो योजना चल रही थी वो योजना बनी थी दोस्तों लंदन में। कहां बनी थी ये योजना, लंदन में बनी थी। तो ये योजना थी कि हम इन पर, ठीक है, तारीख घोषित कर दी गई थी कि मई के इस महीने में इस तारीख, इस दिन क्या करेंगे हम, आप आक्रमण करेंगे। और उस दिन था संडे। क्या था दोस्तों, उस दिन संडे था। ठीक है, तो संडे इसीलिए निर्धारित किया गया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी जो थे अंग्रेज आए हुए थे वो ईसाई धर्म को मानते थे। और ईसाई धर्म संडे के दिन क्या करते हैं, चर्च जाते हैं। और चर्च जाते हैं ना, वो निहत्थे जाते हैं। ठीक है, तो प्लान ये बनाया गया था कि संडे के दिन ये कहां चले जाएंगे, सारे के सारे चर्च चले जाएंगे, निहत्थे चले जाएंगे। पीछे से हम इनका शस्त्रागार लूट के और क्या कर देंगे, इन्हीं पे हमला कर देंगे। तो उस समय एक हरियाणा का व्यक्ति था जिसका नाम था श्याम सिंह। क्या नाम था, श्याम सिंह। ये श्याम सिंह ने क्या काम किया, ये सारी की सारी जो प्लानिंग थी वो अंग्रेजों तक पहुंचा दी। ठीक है, अंग्रेजों तक पहुंचाने के बाद क्या हो चुकी थी ये कंपनी, ये माफी चाहता हूं, क्रांति क्या हो चुकी थी, एक प्रकार से फ्लॉप हो चुकी थी। अंग्रेज पहले से सतर्क हो चुके थे। एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की अंग्रेजों को सूचना देने वाले सैनिक या व्यक्ति का नाम क्या है। तो क्या था, श्याम सिंह। क्या था, श्याम सिंह। कुछ किताबें इसको जींद का शो करती है, कुछ किताबें कहीं का, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ना ही आज तक एग्जाम में पूछा गया कि श्याम सिंह कहां से संबंध रखता था। ठीक है, क्योंकि गद्दारों का नाम कभी इतिहास में नहीं होता। ठीक है, वफादारों का नाम इतिहास में लिखा जाता है हमेशा, वो भी स्वर्णिम अक्षरों से। ठीक है, 1857 की क्रांति ये इस प्रकार हुई थी और इसके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, वेलूर सैनिक विद्रोह। ठीक है, उसके बाद मराठे नाराज, मुगल नाराज, देशी रियासतें नाराज, गोद निषेध नीति। ठीक है, महलपरी, महकपरी, ठीक है, नबिया अकाल, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी और यहीं से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दोस्तों हरियाणा के गठन का ऐतिहासिक विकास। ये जो अभी हम अपना जो टॉपिक चल रहा है ये हरियाणा गठन का ऐतिहासिक विकास चल रहा है। ठीक है, ऐतिहासिक विकास में अभी तक 1947 तक ऐतिहासिक विकास चलेगा और फिर 1 नवंबर 1966 तक राजनीतिक विकास चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट और आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी।